हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस? होप यू ऑल गाइस आर फाइन। तो आज हम अपने ईवीएस की एक और वीडियो लेके आए हैं जिसमें और कुछ क्वेश्चन हैं हमारे ईवीएस पोर्शन के। सो लेट्स स्टार्ट। सी, द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। एशियन एलिफेंट इज नाउ एंडेंजर्ड बिकॉज इट इज बीइंग किल्ड फॉर। जो एशियन एलिफेंट है वो भी अब खत्म होने की कगार पर है। ऐसा क्यों है? क्यों एशियन एलिफेंट को किल किया जाता है? तो इसका रीजन है फॉर इवोरी। सी इज करेक्ट आंसर। इस पार्ट के लिए जो ये एशियन एलिफेंट है इसको किल किया जाता है और इसी की वजह से ये आज एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ गया है। 62, ट्रॉपिक लेवल आर फॉर्म्ड बाय ओनली प्लांट, ओनली एनिमल, ओनली कार्निवल्स, फूड चेन लिंक्ड ऑर्गेनिज्म। तो जो हमारा ट्रॉपिक लेवल है वो किससे बनते हैं? ना सिर्फ प्लांट से बनते, ना एनिमल से, ना कार्निवल से। ये बनते हैं जो फूड चेन में अलग अलग ऑर्गेनिज्म है वो इसको बनाने में हेल्प करते हैं। फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप डीकम्पोजर तक जो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म क्रिएट करते हैं। 63 क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज फाउंड इन। जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का वो किसके अंदर हमें मिलता है ये हमें बताना है। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो हमारे प्लांट्स है वो अपना फूड बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम द एनवायरनमेंट दे मेक देमसेल्फ। वो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं और जो खुद प्रिपेयर करते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। वो खुद ही फूड को प्रोड्यूस करते हैं, तो प्रोड्यूसर इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। द 3R प्रिंसिपल इन वेस्ट मैनेजमेंट स्टैंड फॉर। 3R का मीनिंग क्या होता है? ये हम यूज करते हैं जो वेस्ट मटेरियल है उसको मैनेज करने के लिए प्रिंसिपल यूज किया जाता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3R? 3R का मतलब होता है यहाँ पे रिड्यूस। उस चीज को रिड्यूस करो, उसको रीयूज करो या फिर उसको रिसाइकिल करो। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ 3R प्रिंसिपल इन द वेस्ट मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 65। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट। इनमें से कौन सा एक एयर पोल्यूटेंट नहीं है ये हमें बताना है। तो हमारे आगे तीन ऑप्शन है, स्मोक, CO2, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इनमें से जो एयर का पोल्यूटेंट नहीं है, स्मोक भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, लेकिन जो नाइट्रोजन है दिस इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट। ये एक एयर पोल्यूटेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है भाई, हु इज एसोसिएटेड विद चिपको मूवमेंट। जस्ट वेट स्टूडेंट, पेन ले लेते हैं। हु इज एसोसिएटेड विद चिपको मूवमेंट। इनमें से चिपको मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड कौन है ये हमें बताना है। मतलब इस जो चिपको मूवमेंट के हेड थे वो कौन थे? तो जो चिपको आंदोलन स्टार्ट किया था वो किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67। इन विच ईयर साइलेंट वैली डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क। साइलेंट वैली को नेशनल पार्क कब बना दिया गया था? तो वो ईयर हमें यहाँ पे बताना है। साइलेंट वैली को 1984 के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था नेशनल पार्क में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन कहता है ओजोन इज फॉर्म्ड इन द अपर एटमोस्फियर। मतलब अपर एटमोस्फियर कौन से पार्ट में बनता है ओजोन? हमारे स्ट्रेटोस्फियर के अंदर। एंड हाउ इज इट फॉर्म? बाय अ फोटोकेमिकल रिएक्शन विद। मतलब एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है उसके बाद ये बनता है। तो ये पूछा है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन किसके साथ होती है? ओजोन इज फॉर्म्ड इन अपर एटमोस्फियर बाय अ फोटोकेमिकल रिएक्शन विद अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 69 है, मिनी माता डिजीज इज कॉज ड्यू टू द पोल्यूशन। दिस इज द नेम ऑफ डिजीज। तो ये एक पोल्यूशन की वजह से होती है और उस पोल्यूशन में जो पोल्यूटेंट है वो इस डिजीज को कॉज करता है। तो जो मिनी माता डिजीज है ये मरकरी इज अ हैवी मेटल, पॉइजनस मेटल, टॉक्सिक मेटल। और यही मेटल है जो कौन सी डिजीज कॉज करती है? एम से निमोनिक्स बना लेना, एम मिनी माता, मरकरी मिनी माता। क्वेश्चन नंबर 70। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट
इज सिचुएटेड ऑन द रिवर, किस रिवर के ऊपर ये प्रोजेक्ट चल रहा है ये हमें बताना है. सो दिस इज ऑन नर्मदा रिवर. क्वेश्चन नंबर 71, द बिगेस्ट न्यूक्लियर एक्सीडेंट अकर्ड इन, कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था, बिगेस्ट न्यूक्लियर एक्सीडेंट पूछा है हमसे, ये होता चिर्नोबाइल के अंदर. बिगेस्ट न्यूक्लियर, जो सबसे बड़ा एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट था, ये वो था चिर्नोबाइल के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि जो एटमॉस्फेयर है उसकी सबसे लोएस्ट लेयर कौन सी होती है? तो लोएस्ट लेयर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर होती है ट्रोपोस्फियर. ये सबसे लोएस्ट लेयर है, तो हमें इसका नाम ध्यान रखना है. दिस इज द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. क्वेश्चन नंबर 73, द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन 1936, मतलब भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था उसका नाम हमें बताना है, और ये 1936 में सिचुएटेड हुआ था. तो इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क था भाई जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. क्वेश्चन नंबर 74, द इंडियन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये एक एक्ट आया था एनवायरमेंट के रिगार्डिंग. तो ये पूछा गया है कि जो ये एक्ट था ये कब आया था, व्हेन इट केम इनटू फोर्स. हमें ये बताना है क्या नाम था इसका, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट. तो जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था वो आया था ईयर 1986 के अंदर. क्वेश्चन नंबर 75, एन एक्वेरियम, एक्वेरियम क्या होता है? ये भी एक तरह का इकोसिस्टम है, लेकिन हमसे पूछा है क्या ये एक्वेटिक इकोसिस्टम है, क्या ये सेल्फ रेगुलेटिंग है, या आर्टिफिशियल है, या बोथ ए एंड सी है. तो हमें एक्वेरियम का बताना है ये किस तरह का इकोसिस्टम है. देखो ये एक्वेटिक भी है क्योंकि एक्वेरियम के अंदर पानी होता है तभी उसमें कोई ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाएगा, और ये आर्टिफिशियल भी है क्योंकि ये नेचुरल नहीं होता, ये ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया जाता है. तो एक्वेरियम एक एक्वेटिक और आर्टिफिशियल दोनों ही तरह का ये इकोसिस्टम माना जाता है. क्वेश्चन नंबर 76, प्लांट डेट कैन ग्रो इन ड्राई प्लेसेस, ऐसे प्लांट जो सूखे में ग्रो करते हैं, ड्राई प्लेसेस में ग्रो करते हैं, उन प्लांट्स को क्या बोला जाता है? तो जीरोफाइट्स. जो प्लांट ग्रो करते हैं ड्राई प्लेसेस के अंदर, जहाँ सूखा पड़ता है, ऐसी जगह पे अगर वो ग्रो करते हैं तो उनको बोला जाता है भाई जीरोफाइट. डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 77 है, द प्रोसेस डेट कॉजेज वियरिंग अवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ रॉक और सोयल इज कॉल्ड, मतलब जो रॉक है और सोयल है उसके पार्टिकल क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं. तो इस प्रोसेस को क्या बोला है? इस प्रोसेस को बोला जाता है सोयल इरोजन. तो सी हमारा करेक्ट रहेगा. ध्यान रखना है ये सोयल फॉर्मेशन है. सोयल फॉर्मेशन नहीं होगा जब हमारे जो फर्टाइल पार्टिकल्स होते हैं सोयल के वो ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तो उसको हम बोलते हैं सोयल इरोजन. क्वेश्चन नंबर 78, ऑल कंज्यूमर्स आर, जितने भी कंज्यूमर्स हैं मतलब जो कंज्यूम करते हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे? कंज्यूमर को हम प्रोड्यूसर की कैटेगरी में तो नहीं रख सकते क्योंकि ये प्रोड्यूस नहीं कर रही, ये कंज्यूम कर रहे हैं. ये कंज्यूम कर रहे हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रोप. और प्रोड्यूसर्स को क्या बोला जाता है, ओटो. ओटोट्रोप्स मीन्स दे मेक देयर, ओटो मतलब देमसेल्फ, दे मेक देयर फूड देमसेल्फ. But consumer, they just feed on the plant directly or indirectly for their food need. That's why they come under the category of the heterotrophs. Question number 79, the conversion of ammonia. अमोनिया से जब नाइट्रेट बनता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये नाइट्रोजन साइकिल का एक पार्ट हमसे पूछा गया है कि जब अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस को बोला जाता है निट्रीफिकेशन. देखो अमोनिया से नाइट्रेट बना है तो जो चीज़ बनी है उसे से निमोनिक्स बना लो, क्या बन गया प्रोसेस? उस प्रोसेस को हमने बोल दिया निट्रीफिकेशन. क्वेश्चन नंबर 80, मैटर मस्ट बी रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन बाय एन इकोलॉजिकल प्रोसेस. जो मैटर है उसको बार बार बनाया जाता है और एक इकोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है. तो उस इकोलॉजिकल प्रोसेस को क्या बोला जाता है? जिसमें मैटर फॉर्म होता है दोबारा दोबारा इकोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू, उस साइकिल को बोला जाता है बायोजियोकेमिकल साइकिल. क्वेश्चन 81,
डैश इज कंजर्व्ड इन जल्दापरा सेंचुरी। ये एक सेंचुरी का नाम है जहाँ पे एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को वहाँ उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। तो एक पर्टिकुलर सेंचुरी में इन्होंने पूछा है हमसे कि यहाँ पे किसको कंजर्व करके रखा जाता है जल्दापरा सेंचुरी के अंदर। तो यहाँ पे जो रिनोसिरोस होते हैं ना, उनको कंजर्व करके रखा जाता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है द डैश बायोस्फीयर रिजर्व लाई इन वेस्टर्न घाट। इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो वेस्टर्न घाट में लाई करता है, उसका नाम हमने बताना है। तो यहाँ पे जो नीलगिरी है भाई, नीलगिरी एक ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जो वेस्टर्न घाट के अंदर सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 83 द फिनोमिना ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड इन ह्यूमन बीइंग। कल हमने स्टडी किया था, कल के क्वेश्चन में भी मैग्निफिकेशन आया था कि जो हमारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, अगर ये फूड चेन में आ गए तो फूड चेन में ये अपर जैसे जैसे लेवल, ट्रॉपिक लेवल बढ़ता जाता है, इनका एक्यूमुलेशन भी इंक्रीज हो जाता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो जो ये फिनोमिना होता है जिसमें एक्यूमुलेट होंगे बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड ह्यूमन बीइंग के अंदर, इस फिनोमिना को बोला जाता है बायोमैग्निफिकेशन। और यही रीज़न था, क्योंकि ये फूड चेन से नहीं निकलते, इसीलिए जो डीडीटी एक खतरनाक केमिकल होता है उसको बैन कर दिया गया था। Question number 84 the study that deals with the interaction of organism with their environment। जब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं अपने एनवायरमेंट के साथ, तो उसको क्या बोला जाएगा? ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट देयर एनवायरमेंट इज नोन एज इकोलॉजी, जो कि एक इम्पोर्टेंट पोर्शन भी है, हमसे पूछा गया है हमारे सिलेबस के अंदर। क्वेश्चन 85 है डैश इज द फिनोमिना इन विच द अर्थ रिटेन हीट। मतलब ऐसा कौन सा फिनोमिना है जिसमें जो हमारा अर्थ सरफेस है वो हीट को रिटेन कर लेता है, हीट को वापस नहीं जाने देता। तो उस फिनोमिना को बोला जाता है जिसमें जो अर्थ रिटेन करता है हीट को, डेट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट का ही एक इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अर्थ पे जो यूवी रेडिएशन आती हैं वो आ तो जाती हैं अर्थ के सरफेस पे, लेकिन जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं लाइक CO2, वो उनको रिफ्लेक्ट बैक होके वापस स्पेस में नहीं जाने देती, जिससे हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 है भाई लीडर ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये एक आंदोलन चला था नर्मदा रिवर के लिए, तो इसके लीडर कौन है वो हमसे पूछा गया है। मेधा पाटकर। ठीक है, मेधा पाटकर इज द लीडर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो लीडर थी इसकी नर्मदा बचाओ आंदोलन की, काफ़ी न्यूज़ में भी रही थी, ये मेधा पाटकर थे। इनको आपका नाम इसका आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 87 द कॉज ऑफ भोपाल गैस ट्रेजिडी। भोपाल गैस एक ट्रेजिडी हुई थी, तो उसका मेन रीजन क्या था? कौन सी गैस थी जिसकी वजह से ये ट्रेजिडी थी और बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे? तो वो जो गैस थी वो थी भाई मिथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 88 ऑन विच डेट वॉज द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हेल्ड। ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वो कब हुई थी ये हमें बताना है। वो हुई थी भाई 5 जून 1972 को। ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी स्टॉकहोम के अंदर जो एक एनवायरनमेंट के ऊपर की गई थी। तो आपको डेट याद रखनी है 5 जून। 5 जून को एनवायरनमेंट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है एंड द ईयर इज 1972। क्वेश्चन नंबर 89 द कटिंग डाउन ऑफ ट्री एंड सेटलिंग देम ऑन फायर एंड रेजिंग क्रॉप ऑन द रिजल्टिंग ऐश। मतलब ट्रीज को कट किया गया, फिर उनको सुखाने के बाद जला दिया गया और फिर उसी ज़मीन पे क्रॉप को ग्रो कराया गया। तो ऐसी जो खेती होती है उसको क्या बोलते हैं ये हमें बताना है। डेट इज कॉल्ड द झूम कल्टीवेशन। क्वेश्चन नंबर 90 द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट वॉज हेल्ड इन। जो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी एनवायरनमेंट के ऊपर, तो वो सबसे पहले कहाँ हुई ये हमें बताना है। दैट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन स्टॉकहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन
द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वेटलैंड कंजर्वेशन। एक बहुत सारी कॉन्फ्रेंस हुई है भाई, एक उनमें से एक जो कॉन्फ्रेंस थी वो जो हमारे वेटलैंड होते हैं उनको बचाने के लिए भी हुई थी, ठीक है। तो वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस जो कॉन्फ्रेंस का नाम है, दैट कॉन्फ्रेंस इज नोन एज रामसार ये रामसार कंजर्वेशन। ये रामसार के अंदर हुई थी ये कॉन्फ्रेंस, इसलिए इसको हमने नाम दे दिया रामसार वेटलैंड कंजर्वेशन। ये एक जगह का नाम है भाई। फॉरेस्ट हेल्प इन मिटिगेटिंग ग्लोबल वार्मिंग। जो फॉरेस्ट है, जहाँ पे पेड़ होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो ग्लोबल वार्मिंग को मिटिगेट करने में, ठीक करने में हेल्प करते हैं। तो किस तरीके से वो हेल्प करते हैं ये हमने बताना है यहाँ पे। फॉरेस्ट का रोल क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग को मिटिगेट करने के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसे रहेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट होते हैं वो सारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है एनवायरनमेंट की वो सोख लेते हैं और फ्रेश ऑक्सीजन को एयर के अंदर रिलीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, बोथ पावर एंड मैन्योर आर प्रोवाइडेड बाय। पावर भी देता है ये पर्टिकुलर जो भी है प्लांट है, और मैन्योर मतलब खाद भी इससे एक तरीके से निकलती है। तो ऐसा किस में होता है, ऐसा होता है बायोगैस प्लांट के अंदर। जब हम इसमें जो हमारा जैविक मटेरियल है उसको डालते हैं, तो क्या होगा, एक तरफ से हम जो वो है पावर है वो निकालेंगे, और दूसरी तरफ से जो इनलेट है उससे क्या निकलती है, मैन्योर निकलती है। और उसी मैन्योर को जब हम खेतों में यूज़ करते हैं तो वो हमारी क्रॉप की पैदावार में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, मेन सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन। जो नॉइस पोल्यूशन होता है उसका मेन सोर्स हमें बताना है क्या है। वैसे तो देखो सारे ही ये सोर्सेज हैं नॉइस पोल्यूशन के, नहीं सारे नहीं है भाई। यहाँ पे दो सोर्सेज हैं जो नॉइस पोल्यूशन के हैं, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो दोनों है, तो डी करेक्ट रहेगा। फोटोकेमिकल स्मोग तो क्या है, ये एक तरह का सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ठीक है, आपको याद रखना है ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। और ये दो सोर्सेज अर्बनाइजेशन शहरीकरण और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो औद्योगिकरण है, ये सोर्सेज है हमारे नॉइस पोल्यूशन के। यहाँ से बहुत सारी नॉइस जनरेट होती है और ये एनवायरनमेंट में नॉइस पोल्यूशन कॉज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, आर रिसेंट टेक्निक फॉर द स्टडी ऑफ वेजिटेशन। अगर हमें वेजिटेशन को स्टडी करना है तो उसके लिए एक नई टेक्निक आई है, उस टेक्निक का नाम हमने बताना है। दैट टेक्निक इज नोन एज द रिमोट सेंसिंग। तो उस टेक्निक का नाम क्या है भाई, रिमोट सेंसिंग, जिसमें हम जो रिमोट एरिया है उसके अंदर भी स्टडी करते हैं वेजिटेशन की। क्वेश्चन 96, प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ ए पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड मतलब वाटर के अंदर की बात कर रहे हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात हो रही है। तो जैसे यहाँ पे अगर हम लैंड इकोसिस्टम की बात करते हैं तो हमारे प्लांट हैं जो वो प्रोड्यूसर होते हैं। इसी तरह अगर हम वाटर के अंदर की बात करें, पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें, तो वहाँ पे जो प्रोड्यूसर होंगे वो होंगे फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन ये छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, फूड बनाते हैं, और फाइटोप्लैंक्टन पे फिर फीड कौन कर जाता है, जू प्लैंक्टन। तो इसी तरीके से एक फूड चेन वाटर के अंदर भी सर्वाइव करती है। तो अगर पूछा जाए कि प्राइमरी प्रोड्यूसर एक पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या होंगे, तो पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। क्वेश्चन नंबर 97, द जोन इन विच टू इकोसिस्टम आर यूनाइटेड। एक ऐसी जोन, एक जोन है जिसमें दो तरह के इकोसिस्टम जुड़े हुए होते हैं। तो उस इकोसिस्टम को हम क्या बोलेंगे जिसमें दो इकोसिस्टम यूनाइटेड हैं, जुड़े हुए हैं, ऐसे सिस्टम को बोला जाता है इकोटोन, ठीक है। विच रॉक कैन बी इरोडेड बाय सोल्यूशन प्रोसेस। इनमें से ऐसी कौन सी रॉक है जो इरोड हो जाती है सोल्यूशन प्रोसेस से, तो उस रॉक का नाम हमने बताना है, डेट इज कॉल्ड द लाइमस्टोन। जो लाइमस्टोन है वो निकल जाते हैं, इरोड हो जाते हैं सोल्यूशन प्रोसेस से। विच इज नॉट, विच विल नॉट कॉज एनी एटमोस्फेरिक पोल्यूशन। चार हमें पोल्यूटेंट गिवन है
और इनमें से पूछा है कि कौन सा एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन कॉज नहीं करेगा। तो H2 हाइड्रोजन, दिस इज नॉट एन एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, दीज आर द एयर पोल्यूटेंट, या आपने ध्यान रखना है। फूड वेब कंसिस्ट ऑफ, एक फूड वेब में क्या होता है? तो जो एक फूड वेब होती है उसमें बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं, और इंटरकनेक्शन के बाद वो क्या बनाती हैं? फूड वेब बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 101, द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम इज अबाउट, मतलब कितनी एनर्जी फ्लो होती है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, कितनी एनर्जी जाती है? तो भाई ये जाती है 10%। हमने पढ़ा था 10% लो दिया गया था, 10% लो दिया था लिंडेमैन ने, और उन्होंने ही बताया था कि जब एनर्जी का फ्लो होता है, एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, ये भी हमें पता है। और यूनिडायरेक्शनल फ्लो में जब एनर्जी मूव करती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे, तो वो जो एनर्जी का फ्लो है वो सिर्फ 10% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट हार्मफुल एनवायरमेंटल पोल्यूशन फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर इज, सबसे ज़्यादा हार्मफुल एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो न्यूक्लियर रिएक्टर से होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऐसे पोल्यूशन को बोला जाता है थर्मल पोल्यूशन। द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म जो आई थी वो कब यूज़ हुई थी? वो हुई थी हमारी वर्ल्ड एनवायरनमेंट रिपोर्ट के अंदर सबसे पहली सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म को यूज़ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 104, द टर्म बायोडाइवर्सिटी, एक टर्म थी भाई बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी सभी को पता है, जो अलग अलग तरह की ऑर्गेनिज्म है जो सरवाइव करते हैं सरफेस के ऊपर, तो वो बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं। तो जो ये टर्म थी बायोडाइवर्सिटी, ये किसने दी थी ये हमें बताना है। तो वॉल्टर जी रोजन, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले टर्म दी थी बायोडाइवर्सिटी, इन्होंने ही इसको क्वाइन किया था, वॉल्टर जी रोजन, या यू कैन रिमेंबर इट WG रोजन। क्वेश्चन नंबर 105, द कंजर्वेशन ऑफ अमोनिया, कंजर्वेशन ये भी कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 105 में फिर से पूछा गया है कि जब अमोनिया नाइट्रेट में चेंज होता है तो भाई उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द निट्रीफिकेशन, उसको बोला जाता है निट्रीफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग एनहांस सोयल फर्टिलिटी, इनमें से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे सोयल की फर्टिलिटी, सोयल की पैदावार बढ़ जाती है? तो वो है भाई क्रॉप रोटेशन। कि ये कह रहे हैं कि मान लिया ये एक ज़मीन है, अगर इसमें आप एवरी ईयर सेम टाइप ऑफ क्रॉप को ग्रो कराएंगे तो वो जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है ना वो इस सोयल से लेस हो जाएंगे, कम हो जाएगी, क्योंकि हर बार क्रॉप को सेम न्यूट्रिएंट चाहिए, तो वो इस क्रॉप लेती रहेगी ज़मीन से, तो एक टाइम क्या आएगा जो इसके न्यूट्रिएंट है वो बिल्कुल लेस हो जाएंगे, वो बंजर हो जाएगी ज़मीन। तो इसलिए हमें उस पर्टिकुलर ज़मीन के अंदर सेम टाइप ऑफ क्रॉप ग्रो ना करा के हर बार क्रॉप को रोटेट कर देना चाहिए, ताकि उसके जो न्यूट्रिएंट का लेवल है वो मेंटेन रहे। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है, एनर्जी इज रिटर्न टू द एटमोसफियर इन द फॉर्म ऑफ, जो एनर्जी है वो दोबारा एटमोसफियर में आती है, तो वो किस फॉर्म में आती है ये हमें बताना है। तो एनर्जी कोई भी प्रोसेस ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है, एनिमल के अंदर होता है, उसमें जो एनर्जी आती है एटमोसफियर के अंदर वो हीट की फॉर्म में रिलीज होती है। क्वेश्चन नंबर 108, द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमोसफियर, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर के अंदर प्रेजेंट होती है, ये आपको ध्यान रखना है। स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, तो इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था? चैपमैन इज द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट हु डिस्कवर द ओजोन लेयर इन द एटमोसफियर फर्स्ट टाइम। ठीक है, नाम क्या था भाई? चैपमैन, ये आपको ध्यान रखना है। द टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट वॉज कॉइंड बाय, ठीक है, टर्म पूछा गया है, ये ध्यान रखना। जे फोरियर इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर द ग्रीन हाउस इफेक्ट टर्म फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 1110, द स्पीशीज विच आर लाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट इन द नियर फ्यूचर,
ऐसी स्पीशीज जो आने वाले टाइम में, या हम ये कह सकते हैं जो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर हैं आने वाले फ्यूचर में, ठीक है। तो ऐसे स्पीशीज़ को क्या बोला जाता है? ऐसे स्पीशीज़ को बोला जाता है वल्न्यूरेबल स्पीशीज़, ठीक है। वो स्पीशीज़ जो हमारे कमिंग फ्यूचर में ख़त्म हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, तो उन स्पीशीज़ को बोला जाता है वल्न्यूरेबल स्पीशीज़। फिर हमसे पूछा है कि थ्रेटेंड स्पीशीज़ में कौन कौन सी स्पीशीज़ इंक्लूड होती हैं। तो देखो ये सारी ही थ्रेटेंड होती है। रेयर मतलब जो हमें रेयरली मिलती है, वल्न्यूरेबल मतलब जो इन फ्यूचर ख़त्म हो जाएंगी, एंडेंजर्ड मतलब इनका क्या होता है, इनकी नंबर तो इनका कम है, क्वांटिटी तो इनकी कम है, लेकिन अगर हम इनको एक नेचुरल हैबिटेट में मेंटेन करके रखते हैं तो हम इनको फ्यूचर में सेव कर सकते हैं। पर अगर ह्यूमन एक्टिविटी से एज इट इज़ इनको हार्म होता रहा तो ये भी कमिंग फ्यूचर में ख़त्म हो जाएंगी। तो इनको बोला जाता है एंडेंजर्ड स्पीशीज़। और थ्रेटेंड स्पीशीज़ हमारी सारी ही होती है रेयर, वल्नरेबल एंड एंडेंजर्ड। क्वेश्चन नंबर 112 है, ग्लोबल वार्मिंग इज ए कंसिक्वेंस ऑफ। ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से या किसका एक रीज़न है? हमने ऊपर भी पढ़ा था, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जिसकी वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होता है और उस टेम्परेचर की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं, जो आइस है, वो मेल्ट होके अर्थ सरफेस पे या जो नियर कोस्टल एरिया है उस एरिया को सबमर्ज कर देंगे इन नियर फ्यूचर। ऐसा 2050 तक माना जा रहा है कि ऐसा हो जाएगा अगर ये रेट सेम रहा तो। और इससे क्या होगा, पूरा जो एरिया है उसके अंदर फ्लड्स आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी और जो एक लाइफ है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी अर्थ सरफेस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 113, द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म मतलब एक इंडिविजुअल की स्टडी कोई कर रहा है। इंडिविजुअल मतलब सिंगल ऑर्गेनिज्म की स्टडी, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यूटिकोलॉजी, ठीक है। ए साइलेंट हो जाएगा, यूटिकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 114, फोटोग्राफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नहीं फैगोट्रोपिक मोड। फैगोट्रोपिक जो मोड होता है न्यूट्रिशन का वो किसके अंदर मिलता है? तो फैगोट्रोपिक मोड जो न्यूट्रिशन का होता है वो हमें कंज्यूमर के अंदर मिलता है। फैगोट्रोपिक मोड किसके अंदर मिलेगा? कंज्यूमर के अंदर। अब देखो हमें ये भी पता होना चाहिए कि फैगोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है। फैगोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा, जो फूड का एक लार्ज पार्टिकल हम लेंगे, द लार्ज पार्टिकल ऑफ फूड, वो उसको कौन एनगल्फ करेगा? उसको हमारा बॉडी जो सेल है, सेल उसको एनगल्फ करेगा। डेट फूड पार्टिकल इज एनगल्फ मतलब अपने अंदर ले लेना बाय द सेल, और वो जो सेल है उसके चारों ओर, फूड के चारों ओर एक मेम्ब्रेन क्रिएट कर देगा, ठीक है, फॉर्मिंग अ मेम्ब्रेन, सराउंडिंग मेम्ब्रेन ऑल अराउंड द फूड पार्टिकल, और धीरे धीरे उसको अपने अंदर लेता जाएगा सेल, ठीक है। अब इनसाइड द सेल क्या होगा, जो फूड एनगल्फ हुआ था उसका डाइजेशन होगा। तो इस तरीके का जो हमारा फैगोट्रोपिक मोड जो न्यूट्रिशन है उसको बोला जाता है फैगोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये जो फैगोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है भाई, ये स्पेशली कहाँ मिलता है? जो पानी के अंदर प्लैंकटोन होते हैं ना, जैसे प्लैंकटोन के नाम हम कुछ बोले तो रेडियोलेरिया एक प्लैंकटोन है। इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म है पानी के अंदर, उनके अंदर ये फैगोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 115 है भाई। क्वेश्चन नंबर 115 में क्या पूछा है? एन एग्जाम्पल ऑफ ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का एग्जाम्पल हमें देना है। तो वो हमारा मोबाइल फ़ोन है। ये तीनों ही ई वेस्ट नहीं है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रिसिटी से जो चीज़ें चलती हैं ना, वो सारी ई वेस्ट के अंदर आती हैं। तो मोबाइल फ़ोन क्या है? हमारा ई वेस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वाटर बोर्न डिजीज़, मतलब इन डिजीज़ में 3 ऐसी डिजीज़ हैं जो वाटर बोर्न है, जो डर्टी वाटर की वजह से होती है, लेकिन एक ऐसी नहीं है। तो टाइफाइड भी एक वाटर बोर्न डिजीज़ है, कोलेरा भी, हेपेटाइटिस भी, लेकिन मिजल्स जो एक डिजीज़ है उसको वायरस क्रिएट करता है ह्यूमन की बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन ऑर्गेनिज्म यूज टू ग्योज द क्वालिटी ऑफ एन इकोसिस्टम, इनमें से कौन सा एक ऑर्गेनिज्म है
जो गिव्स करता है क्वालिटी हमारे इकोसिस्टम की। तो ऐसा कौन सा है भाई, उसको बोलते हैं हम बायो इंडिकेटर। ठीक है, क्या बोलते हैं, बायो इंडिकेटर। देखिए यहाँ क्या पूछा गया है, जो क्वालिटी ऑफ इकोसिस्टम को बताते हैं उनको बायो इंडिकेटर बोला जाता है। अब क्वेश्चन आता है दिमाग में कि बायो इंडिकेटर है क्या। बायो इंडिकेटर भी एक तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बायो इंडिकेटर, एक तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें आइडिया देते हैं हमारी इकोसिस्टम की हेल्थ का। क्यों ये हमें आइडिया देते हैं हेल्थ का, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म काफ़ी सेंसिटिव होते हैं पोल्यूशन से जो एनवायरनमेंट में है। अगर एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूटेंट प्रेजेंट होंगे, ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग, इफ़ द पोल्यूटेंट आर प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट, तो जो ऑर्गेनिज्म होगा, जो बायो इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म होगा, वो चेंज कर लेगा अपना मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी और अपना बिहेवियर, और सम टाइम इट कुड बी डाई, कई बार ये मर भी जाते हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाता है इनके मरने से या इनके बिहेवियर चेंज से कि ये जो हमारे इकोसिस्टम है उसकी क्वालिटी डैमेज हो चुकी है या नहीं हुई है। जैसे कुछ एग्जांपल हम इसके लें तो प्लैंकटोन्स की बात करें तो पानी के अंदर, और एनिमल्स की, कुछ माइक्रोब्स की, ये कुछ एग्जांपल हैं बायो इंडिकेटर के जिनको हम यूटिलाइज करते हैं टू स्क्रीन द हेल्थ ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम इन द एनवायरनमेंट, ये पता लगाने के लिए कि हमारे इकोसिस्टम की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 पे मूव करते हैं भाई। क्वेश्चन 118 में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट आर इनकरेक्ट। कुछ फैक्ट हमें गिवन है, उनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, बिल्कुल सही है। यूट्रोपिकेशन इज ऑब्जर्व्ड इन वाटर बॉडी, बिल्कुल सही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल फिनोमिना है, बिल्कुल सही है। ओजोन इज हार्मलेस टू ब्रीथ, ओजोन मतलब हार्मलेस होती है सांस लेने में, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ओजोन तो एक लेयर है जो प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन बीइंग को यूवी रेडिएशन से, तो इसका हमारा ब्रीदिंग से कोई भी रिलेशन नहीं है और ना ही हमें सांस लेने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये जो फिनोमिना है, ये जो फैक्ट है, ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 119 बात करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट कब बनते हैं, जब वो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, वो पोल्यूटेंट जो डायरेक्ट सोर्सेज से रिलीज हुए हैं उनके साथ केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं और सेकेंडरी पोल्यूटेंट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है हमारा भाई, वो है ओजोन। ठीक है, अब भाई देखो, इनमें से जो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है वो हमारा ओजोन है, और जो तीनों हैं वो हमारे प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है। अब ओजोन एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्यों है, क्योंकि जो ओजोन है ये डायरेक्टली किसी सोर्स से एमिट नहीं होता, बल्कि ये प्रोड्यूस होता है इन अ साइकिल ऑफ रिएक्शन, जहाँ पे दो बेसिक क्लास के जो कंपाउंड है, बेसिक क्लासेस ऑफ कंपाउंड, उनके रिएक्शन से ये बनता है। जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा, जनरली कॉल्ड NOx, जिसको हम NOx से डिनोट करते हैं, सभी को पता है। और इसमें क्या होगा, निट्रिक ऑक्साइड होगा, और NO2 एंड हाइड्रोकार्बन, मतलब NO2 और हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन होगा, और वो किसकी फॉर्मेशन करेंगे, ओजोन की फॉर्मेशन करेंगे। और इसी की वजह से हम ओजोन को प्राइमरी पोल्यूटेंट ना मान के यहाँ पे, क्योंकि केमिकल कॉम्बिनेशन से ये फॉर्म हुआ, तो हम इसको कंसिडर करते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्मोग। स्मोग के बारे में इनमें से क्या सच है, ये हमें बताना है। तो जो स्मोग है ना भाई, वो डिराइव होता है, वो बनता है फॉग और स्मोक के कॉम्बिनेशन से। जब फॉग और स्मोक दोनों मिलते हैं ना, तो उस टाइम पे किसका फॉर्मेशन होता है, स्मोग का। क्वेश्चन नंबर 121, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज्ड बाय स्मोग। इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो स्मोग की वजह से कॉज होगी। रिकेट्स, ब्रोंकाइटिस, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम है ये सारी किसकी वजह से क्रिएट होती है, स्मोग की वजह से। क्वेश्चन नंबर 122 है, द प्रोटोकॉल विच डिसाइडेड टू कम्प्लीटली फेज आउट CFC। वो प्रोटोकॉल जिसमें ये बोला गया था कि हम अपने एनवायरनमेंट से क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बिल्कुल फेज आउट कर देंगे, निकाल देंगे, तो उसका नेम क्या था, उस प्रोटोकॉल का नेम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 123, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट।
बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होता है जहाँ पे बैक्टीरिया जो होते हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वेस्ट को डीकम्पोज कर देते हैं इन लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो इनमें से पूछा है कौन सा एक एग्जाम्पल है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का, वो हमें बताना है भाई। तो जो यहाँ पे एग शेल है, ग्लासेस, प्लास्टिक और पॉलीथीन, ये तीनों ही नॉन बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन एग शेल, एग मतलब जो एक एग है उसके आउटर में शेल होता है तो उसी को बोला जाता है एग शेल, वो एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 124, द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ कहाँ किया जाता है? ये एक गैस का नेम है और इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? तो हम इंसुलेटर, एज अ इंसुलेटर इसको यूज़ करते हैं। एरोसोल के अंदर को भी मतलब प्रोप्लेंट्स करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एरोसोल, एज अ एरोसोल प्रोप्लेंट्स भी इसको यूज़ करते हैं। रेफ्रिजरेटर और एसी के अंदर भी इस गैस को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 125 पूछा है कि जो ओजोन लेयर होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एटमॉस्फेयर के किस पार्ट के अंदर होती है? तो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पाई जाती है और अर्थ सरफेस से जो इसकी ऊंचाई होगी वो 50 किलोमीटर होगी। 50 से 80 के बीच में हमारी क्या मिलती है? ओजोन लेयर। क्वेश्चन नंबर 126, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन? इसमें से नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट पूछा है तो हाइपरटेंशन मतलब हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, वो एक नेगेटिव इफेक्ट है नॉइस पोल्यूशन का। सुनना बंद हो जाए, हियरिंग लॉस, डेट इज ऑल्सो द नेगेटिव इफेक्ट। स्ट्रेस है, हेडेक है, वो भी नेगेटिव इफेक्ट था। तो यहाँ पे डी हमारा करेक्ट रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 127 है, वाइल्ड लाइफ वीक को कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये होता है वाइल्ड लाइफ वीक जो सेलिब्रेट होता है वो 2 अक्टूबर से स्टार्ट होके 8 अक्टूबर तक सेलिब्रेट किया जाता है। सीएनजी की फुल फॉर्म, वेरी इजी क्वेश्चन, तो ये है हमारा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 129, एनिमल हुज प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड इज बेस्ड ऑन प्लांट आर नोन एज, ऐसे एनिमल जिनका जो प्राइमरी सोर्स है फूड का वो प्लांट ही है, तो ऐसे एनिमल को क्या बोला जाता है? वो एनिमल होते हैं हर्बीवोरस, क्योंकि हर्बीवोरस वो एनिमल होते हैं जो अपनी फूड नीड के लिए भाई मीट पे या फ्लैश पे डिपेंड नहीं करेंगे, वो सिर्फ फूड को खाएंगे, वो फूड खाएंगे जो उनको प्लांट से मिल रहा है या फिर प्लांट प्रोडक्ट से मिल रहा है, तो उन ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है हर्बीवोरस। क्वेश्चन नंबर 130, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर द एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी? मान लिया भाई हमारे एटमोस्फियर के अंदर ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी क्या होता है? मॉइस्चर है, वाटर का कुछ लेवल है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उस एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी को कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे मेजर किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी मेजर द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। क्वेश्चन नंबर 131, द ईयर डिक्लेयर्ड एज द वाटर ईयर, वो साल जिसको एज अ वाटर ईयर डिक्लेयर किया गया था बाय द इंडियन गवर्नमेंट, तो वो हमारा ईयर कौन सा था? 2007, 2007 को वाटर ईयर डिक्लेयर किया था हमारे भारत की गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन नंबर 132, व्हाट काइंड ऑफ इकोसिस्टम इज नोन एज सस्टेनेबल? किस तरह के इकोसिस्टम को सस्टेनेबल बोला जाएगा, ये हमें बताना है। द वन इन विच ऑल स्पीशीज आर इन बैलेंस, द वन इन विच देर आर नो एनिमल, द वन इन विच एनिमल फीड ऑन ईच अदर, या ऑल ऑफ दीज। देखो, सस्टेनेबल जो टर्म आई थी उसमें हमने इसका यही मीनिंग पढ़ा था कि हमें हर नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना है कि हमें क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े और फ्यूचर जनरेशन को भी हम क्वालिटी प्रोवाइड करा पाए। तो अब कहीं भी सस्टेनेबिलिटी की बात होगी तो वो बात कब मानी जाएगी सस्टेनेबल? जब हर चीज़, हर रिसोर्स, हर ऑर्गेनिज्म बैलेंस होगा। तो द वन इन विच ऑल स्पीशीज आर इन बैलेंस इज नोन एज द सस्टेनेबल इकोसिस्टम। जहाँ पे हर एक स्पीशीज बैलेंस में है उसी इकोसिस्टम को सस्टेनेबल बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है वो हमें बतानी है। तो इकोसिस्टम में वेरी इन साइज, इकोसिस्टम आर ऑलवेज वेरी लार्ज, इकोसिस्टम आर ऑलवेज वेरी स्मॉल, नन ऑफ दिस इज ट्रू।
तो इनमें से जो ट्रू स्टेटमेंट है वो ये है कि जो इकोसिस्टम है वो साइज में वेरी करता रहता है, कहीं साइज छोटा हो सकता है इकोसिस्टम का और कहीं पे बड़ा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 134 क्या कहता है, प्लांट ग्रोइंग अंडर डायरेक्ट सनलाइट, ऐसे प्लांट जिनको हम डायरेक्ट सनलाइट के नीचे ग्रो कराते हैं कि उन पे जो सन की लाइट है वो डायरेक्ट आती रहे, तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं हेलियोफाइट, जो सिर्फ सन की लाइट की वजह से ग्रो करते हैं। एक फूड चेन हमें गिवन है भाई, और उस फूड चेन के बारे में पूछा है कि ये किस तरह की फूड चेन है। तो देखो, सबसे पहले डेड एनिमल, फिर उसके ऊपर कौन फीड कर रहा है, ब्लो फ्लाई मैगोट्स, इसके ऊपर मैगोट्स, देन फ्रॉग एंड देन स्नेक। अब मैंने बताया था कि जब भी कोई फूड चेन डेड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है ना, तो उसको हम डेट्राइटस फूड चेन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे डेट्राइटस की जगह मेंशन है डेट्रिटल फूड चेन, ये भी हमारा करेक्ट है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 136, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट स्टेट डेट, जो एनर्जी का पिरामिड है वो हमेशा सीधा होता है, ये क्या बताता है, द एनर्जी कंजर्वेशन एफिशिएंसी ऑफ हर्बीवोर्स इज बेटर देन कार्निवोर्स, एनर्जी कंजर्वेशन एफिशिएंसी ऑफ कार्निवोर्स इज बेटर देन हर्बीवोर्स, producer have the lowest energy conservation efficiency, energy conservation efficiency is the same in all tropic level। देखो, हम अब ये क्या, ये जो हमारा एक पिरामिड ऑफ एनर्जी की वो हमेशा सीधा रहता है, इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो सबसे ज़्यादा एनर्जी है ना हमारी, वो प्रोड्यूसर के पास है, मैक्सिमम एनर्जी। अब प्रोड्यूसर पे फीड करते हैं हर्बीवोरस, हर्बीवोरस पे फीड करेगा कार्निवोरस, तो जब प्रोड्यूसर से एनर्जी हर्बीवोरस के पास जाएगी तो वो 10% एनर्जी होगी, और 10% का भी 10%, अगर हम बात करें 1% एनर्जी, तो वो हमारी कार्निवोरस के पास जाएगी। तो यहाँ पे ये देखो, जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो किस ऑर्गेनिज्म की बेटर है, वो हमारे हर्बीवोरस की बेटर है कार्निवोरस से, और बाकी जो आगे की तीनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत दी हुई हैं, और ये हमारी करेक्ट है, तो यही इसका मतलब यही होता है। क्वेश्चन नंबर 137, प्लांट स्पीशीज विद द वाइड रेंज ऑफ जेनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन इवॉल्व इन ए लोकल पॉपुलेशन, ठीक है, मतलब उनके अंदर जो जेनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो कई तरह का है, लेकिन वो कहाँ पे उगे हैं, कहाँ पे इवॉल्व हुए हैं, एक लोकल पॉपुलेशन के अंदर, तो ऐसी प्लांट स्पीशीज को क्या बोला जाता है, इकोटाइप, ठीक है। एडफिक फैक्टर रेफर टू, ये क्वेश्चन पहले भी आया था, जो एडफिक फैक्टर है वो रिलेटेड होता है हमारी सोयल से। अब देखो, जो ये एडफिक फैक्टर होता है ये एक तरह का फैक्टर है सोयल का, जो हमें बताता है कि सोयल का टेक्सचर कैसा है। एडफिक फैक्टर हमें बताता है भाई सोयल के टेक्सचर के बारे में, सबस्ट्रेटम के बारे में, टोपोग्राफी के बारे में, मिनरल कंपोजिशन क्या है सोयल के अंदर, ठीक है, पीएच कैसी है। तो जो ये फैक्टर है ये इन्फ्लुएंस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, और उनका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या रहेगा पर्टिकुलर सोयल के अंदर। तो ये सारे ही फैक्टर किस में आते हैं, सोयल का टेक्सचर, सोयल का मिनरल लेवल, न्यूट्रिएंट लेवल, ये सारे फैक्टर एडफिक फैक्टर बोले जाते हैं। एक मिनट भाई, पेन ले लेते हैं। सो यहाँ पे ये रिलेटेड रहेगा सोयल से। क्वेश्चन नंबर 139, द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल बायोम, इनमें से कौन सा एक ऐसा एग्जाम्पल है जो किसका एग्जाम्पल है, टेरेस्ट्रियल बायोम का एग्जाम्पल है। तो जो टेरेस्ट्रियल बायोम का एग्जाम्पल यहाँ पे रहेगा, दैट इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। Tropical rainforest is an example of terrestrial biome. Question 140, terrestrial biome has a rapid exchange of, अब जो टेरेस्ट्रियल बायोम होते हैं उनमें रैपिड एक्सचेंज किसका होता है, तो सारों का होगा भाई, CO2 का भी, ऑक्सीजन का भी, वाटर का भी, इनमें इस बायोम में रैपिड एक्सचेंज होता रहेगा। सो ऑल ऑफ द अबव ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसका एग्जांपल क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, अगर ट्रीज होंगे तो इनका रैपिड एक्सचेंज चलता रहेगा। इकोसिस्टम इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, इकोसिस्टम किसकी एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो बायोस्फीयर की, बायोस्फीयर की इकोसिस्टम एक स्मॉलेस्ट यूनिट है।
सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में क्या इनमें से ट्रू है, ये हमें बताना है। तो सेकेंडरी सक्सेशन क्या है? टेक प्लेस ऑन ए डिफॉरेस्टेटेड साइट। सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ होता है? डिफॉरेस्टेटेड साइट पे होता है। ऐसी साइट जहाँ पे पेड़ नहीं है, वहाँ से पेड़ कट कर दिए गए हैं, ऐसी साइट के ऊपर सेकेंडरी सक्सेशन होता है। अब देखिए सेकेंडरी सक्सेशन होता क्या है भाई। एक तो ये मैंने बता दिया कि डिफॉरेस्टेटेड साइट पे ये होगा सेकेंडरी सक्सेशन, और ये कब होता है? when we can say severity of disturbance is insufficient to remove all the existing vegetation and soil from a site। बहुत सारी ऐसी डिस्टरबेंस है बहुत तरह की जिनकी वजह से सेकेंडरी सक्सेशन होता है, और जो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर एग्जिस्टिंग वेजिटेशन है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे फायर की वजह से, फ्लडिंग की वजह से, विंड स्ट्रॉम की वजह से, कुछ ह्यूमन एक्टिविटी है जैसे लॉगिंग ऑफ फॉरेस्ट हम कह सकते हैं। ये सारे ही रीजन हैं जिनकी वजह से क्या इनिशिएट होता है? सेकेंडरी सक्सेशन इनिशिएट हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ होता है? एक डिफॉरेस्टेटेड साइट पे होता है। दिस इज अबाउट इकोलॉजिकल सक्सेशन इज इनकरेक्ट। इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में इनमें से जो इनकरेक्ट है वो हमें बताना है। इकोलॉजिकल सक्सेशन में फूड चेन रिलेशनशिप बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीज एज सक्सेशन प्रोसीड। जैसे जैसे सक्सेशन बढ़ता है जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो भी बढ़ जाती है। रोल ऑफ डिकम्पोजर बिकम ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन में डिकम्पोजर का रोल सबसे ज़्यादा होता है। इट इज़ ए रैंडम प्रोसेस। यह एक रैंडम प्रोसेस है तो नहीं, इकोलॉजिकल सक्सेशन एक रैंडम प्रोसेस नहीं है। बाकी तीनों स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। देखिए अब क्वेश्चन आता है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है। इकोलॉजिकल सक्सेशन वो प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, जो स्पीशीज हैं एक एरिया की वो मिक्स होती रहती हैं, या वो मिक्सिंग में उनकी चेंजिंग आती रहती है टाइम टू टाइम, ठीक है। ये जो कम्युनिटी है ये रिप्लेस हो जाती है। जैसे मान लिया पहले किसी एक कुछ स्पीशीज़ की कम्युनिटी है, कुछ टाइम के बाद उस कम्युनिटी को रिप्लेस करने के लिए दूसरी कोई कम्युनिटी आ जाती है। जैसे क्लाइमैक्स कम्युनिटी है, ये एक मैच्योर फॉरेस्ट की कम्युनिटी है, ठीक है। इसमें कुछ डिस्टरबेंस होगी तो इसकी जगह कोई और कम्युनिटी ले लेगी। तो इस तरह का जो प्रोसेस रहता है ना उसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं, और ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट माना जाता है इकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, जस्ट अ वेट स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुल स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पीशीज इन न्यू एरिया। मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन के दौरान जो स्पीशीज है एक जगह से दूसरी जगह पे जब वो जाके बसती है भाई, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्पीशीज। मतलब वो आसानी से दूसरी जगह पे जाके क्या हो गई, सक्सेसफुल स्टैब्लिशमेंट हो गई, उसको बोला जाता है इसेसिस, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है इकोसिस्टम का। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल सक्सेशन इज आर करेक्ट। तो यहाँ पे हमें बताना करेक्ट कौन सा है। तो करेक्ट रहेगा भाई हमारा सेकंड वाला, सेकंड ओनली। ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है ऑफ डायरेक्शनल चेंज इन वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ ऑन इकोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है हमारी, और सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है रिगार्डिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन। 146 in context of type of ecological succession consider the following statement and identify the correct one। अब यहाँ पे भी हमें दो स्टेटमेंट गिवन है और ये बतानी है कि करेक्ट यहाँ पे कौन सी है। दोनों टाइप है भाई इकोलॉजिकल सक्सेशन की, दो टाइप हैं, ऑटोजेनिक सक्सेशन, एक एलोजेनिक सक्सेशन। ऑटोजेनिक सक्सेशन इज ब्रोट अबाउट बाय लिविंग इनहेबिटेंट ऑफ द कम्युनिटी इटसेल्फ। ऑटोजेनिक सक्सेशन किसकी वजह से होता है? जो लिविंग इनहेबिटेंट होते हैं उस कम्युनिटी के, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। और एलोजेनिक सक्सेशन किसके द्वारा आता है? जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, लाइक फायर हो गया, फ्लड हो गई, तो उनके थ्रू एलोजेनिक सक्सेशन आएगा। और ऑटोजेनिक सक्सेशन बनता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उस एरिया के, उस कम्युनिटी के वहां पे हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट रहेंगी, बोथ 1 and 2।
क्वेश्चन नंबर 147, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्टिविटी? इनमें से एंटी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्टिविटी कौन सी है? मतलब जहाँ पे फॉरेस्ट को कंजर्व नहीं किया जा रहा, तो वो एक्टिविटी बतानी। देखो प्रिजर्वेशन में किया जा रहा है, प्रिजर्वेशन फायर को प्रिजर्व किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा रहा है। और इकोनॉमी इन लम्बरिंग, तो यहाँ पे भी कंजर्वेशन है। लेकिन अगर हम क्लियर करते हैं ट्रीज को, फैलिंग को, वो एक एंटी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्टिविटी नहीं है। नहीं, एंटी फॉरेस्ट, एक मिनट भाई, एंटी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्टिविटी है कौन सी? अच्छा, जो फॉरेस्ट को कंजर्वेशन करने की नहीं है, तो क्लियर फैलिंग जो करते हैं हम, वो एक एंटी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्टिविटी है भाई, ये एंटी फॉरेस्ट है, मतलब फॉरेस्ट को कंजर्व इसमें नहीं किया जा रहा। सी में। क्वेश्चन नंबर 148, द एनर्जी प्रोड्यूस बाय द हाइडल या हाइड्रो पावर प्लांट इज? किस तरह की जो वो एनर्जी होती है जो इसमें रिलीज होगी, तो वो नॉन पोल्यूटिंग भी होगी और रिन्यूएबल भी होगी, उससे कोई पोल्यूशन भी नहीं होगा, और उस एनर्जी को हम रिन्यू भी वो भाई नॉन पोल्यूटिंग होगी, जो हाइड्रो पावर प्लांट से एनर्जी रिलीज होगी, और सेकंड रिन्यूएबल होगी कि हम उस एनर्जी को रिन्यू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, विच वन रिप्रेजेंट द रेगुलेटिव फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट? रेगुलेटिव, जो रेगुलेटिव फंक्शन होते हैं फॉरेस्ट के, वो इनमें से क्या है, वो हमें बताना है। तो जो स्टोरेज और रिलीज है गैसेस की, वो हमारा फंक्शन है, रेगुलेटिव फंक्शन है फॉरेस्ट का। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओजोन होल का मतलब क्या है? तो सभी को पता है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि जो ओजोन लेयर है वो पतली हो गई है। पतली क्यों हो गई है? क्योंकि उसके अंदर होल हो गया है। तो थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर इज नोन एज द ओजोन होल। ओजोन होल का मतलब ही है ओजोन लेयर का पतला हो जाना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। सो ऑल दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम ईवीएस पोर्शन। ये सारे ही क्वेश्चन हमारे एनवायरमेंट साइंस के थे। होप करती हूँ कि क्वेश्चन सबको अच्छे लगे होंगे। एंड इफ़ यू लाइक दिस क्वेश्चन, यू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड, ताकि उनको भी अपनी प्रिपरेशन में हेल्प मिले। एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।